हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। ऐसे नोवेल सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं एक नोवेल, मेरे बेदर्द पिया, पार्ट 17, चैप्टर 181, पैरों का इस्तेमाल बेवकूफ। इतना कह चित्रांग जैसे ही बैग की ओर देखता है तो शॉक्ड हो जाता है और अपनी शॉक्ड आवाज में कहता है, सिस्टर कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। उनके पास कोई पावर तो नहीं ना है जो वो गायब हो गई। फिर वैदिक को याद करते हुए, ये जलाद आदमी भी तो अकेले ही गए हैं। तभी वो फिर से कहता है, सिस्टर कहाँ जा सकती होंगी? कहते हुए उसकी नज़र बाथरूम के 3 डोर पर जाती है। बंद डोर देखकर चित्रांग कहता है, ओह कहीं सिस्टर बाथरूम के अंदर तो नहीं ना गई है? 2 मिनट इंतजार कर लेता हूँ, तब तक वो आ जाएंगी। इतना कह वो बहुत ध्यान से कमरे को देखने लगता है और देखते हुए ही कहता है, ये जल्लाद जीजा का रूम बदला बदला सा लग रहा। फिर बेड को देखकर ये भी पहले वहां था, अब यहाँ है। चित्रांग ऐसे ही पूरे रूम का मुआयना करता है, उसके बाद खुद से कहता है, ओह ऐसा है क्या? जल्लाद जीजा ने अपना रूम सिस्टर ने जैसा कहा था वैसा करवा लिया, तभी तो ये पहले से और भी अच्छा लग रहा है। रूम के बाहर सिया रूम में से निकलकर एक लंबी सांस लेती है, उसके बाद अपने पेट पर हाथ रखकर अपने पेट में पल रहे बच्चों से कहती है, सुना आप लोगों ने आपके पापा और मामा किस तरह से लड़ रहे थे अंदर? फिर सिया मुंह बना के कहती है, जिसमें वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। चित्रा भी बदल गए, पहले वो हमारी बात तुरंत सुन लिया करते थे और वैसा ही करते थे, लेकिन वो जब से यहाँ आए हैं हमारी बात नहीं सुन रहे हैं और अपने मन का ही कर रहे हैं। अब हम उनसे बात नहीं करेंगे। इतना कह वो घूर कर दरवाजे को देखती है और अपना कदम आगे बढ़ा देती है। सिया कुछ कदम चल के सीढ़ियों के पास आती है और रुककर एक नज़र लिफ्ट को वहां से देखती है। फिर खुद से कहती है, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, हम अपने पैरों का इस्तेमाल अभी भी कर सकते हैं और हमारे अंदर बहुत ताकत है। कमजोरों को तुम्हारी जरूरत पड़ती है, मेरे जैसे ताकतवर लड़की को नहीं। तभी उसके पीछे से आवाज आती है, क्या सच में? वैदिक जो सिया के निकलते ही रूम में से निकल गया था, वो रूम से जैसे ही बाहर आता है तो उसे सिया इस ओर आते हुए दिखाई देती है, जिसे देखकर वैदिक जल्दी से अपने कदमों को बढ़ाकर सिया के पीछे आ जाता है। तभी उसके कानों में सिया की ये बातें पड़ती हैं, जिसे सुनकर वो पूछ लेता है, लेकिन उसके पीछे होने का एहसास सिया को नहीं हो पाता है। सिया भी उसकी बात सुनकर बुरा सा मुंह बना लेती है, जिसमें वो बहुत क्यूट और फनी लग रही थी, और उसी एक्सप्रेशन के साथ हाँ में अपना सर हिला देती है, जैसे कह रही हो, हाँ सच में। उसकी बात सुनकर वैदिक सिया को ऊपर से नीचे बहुत ध्यान से देखते हुए मन में कहता है, जब जान के जैसे सूखे लोग ताकतवर होते हैं तो हम जैसे लोगों को क्या कहा जाएगा? इतना कह वो सिया को घूर कर मन ही मन कहता है, जान इतनी मासूमियत अच्छी नहीं है, या फिर तुम पूरी की पूरी बेवकूफ हो। सिया ने अभी तक गौर नहीं किया था कि कोई उसके पीछे खड़ा है और उससे सवाल कर चुका है, और अनजाने में ही उसने जवाब भी दे दिया। वो अभी भी इस बात से अनजान थी, या फिर कह सकते हैं कि वो खुद में ही खोई हुई थी, उसे इस बात का ध्यान ही नहीं था। उसके बाद सिया उतरने के लिए जैसे ही अपना पहला कदम सीढ़ियों पर रखने को होती है, वैसे ही वैदिक तुरंत सिया को अपनी बाहों में उठा लेता है। अचानक से किसी को खुद को उठाते हुए देखकर सिया सहम सी जाती है और डर से उसकी हल्की सी चीख भी निकल जाती है। आह कौन है? कहते हुए वो गिरने के डर से कसकर अपनी आंखें बंद करते हुए उस इंसान को पकड़ लेती है, जिसने उसे अचानक से अपनी बाहों में उठा लिया था। सिया जल्दी से अपने एक हाथ को वैदिक के गले में और दूसरे हाथ से उसके कालर को पकड़ लेती है। कुछ देर बाद सिया को जब लगता है वो नीचे नहीं गिरी, उसका शरीर हवा में झूल रहा है, तो वो झट से अपनी आंखें खोल देती है। आंखें खोलते ही उसकी समुद्र जैसी नीली आंखें वैदिक की हेजल ग्रीन आंखों से मिलती है। कुछ देर के लिए तो सिया उसकी आंखों में देखती रहती है, तभी उसे ध्यान आता है कि वो किस तरह से अभी वैदिक के बाहों में झूल रही है। ये याद आते ही उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है और वो अपनी गुस्से भरी आवाज में वैदिक से सवाल करते हुए कहती है,
आपको किसने कहा कि आप हमें इस तरह से उठा सकते हैं? सिया का सवाल सुनकर वैदिक उसे देखते हुए कहता है, जान तुम्हें क्या लगता है मैं किसी के कहने पर कुछ करता हूं जो अब करूंगा? और वैसे भी मैं अपनी बीवी को जब चाहे तब अपनी बाहों में उठा सकता हूं और उसके लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे कोई रोक सकता है। इतना कह वैदिक अपना कदम तुरंत अपने रूम की ओर बढ़ा देता है। सिया उसका जवाब सुनकर कुछ नहीं कहती है क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि अब वैदिक उससे तब तक नहीं उतरेगा जब तक वो खुद नहीं चाहेगा। चैप्टर 182 सिया का वैदिक को बाइट करना। सिया उसे फिर से रूम की ओर जाते हुए देखकर अपना मुंह उससे फेरते हुए कहती है, हमें आपके रूम में नहीं जाना है, आपको जाना है तो आप बेशक जाए लेकिन हमें यही उतार दीजिए। सिया की बात सुनकर वैदिक उसे इस तरह से देखता है जैसे सिया से पूछ रहा है क्या तुम्हें सच में वहां नहीं जाना है, जिसे सिया भी समझ जाती है और वो तुरंत अपना सर हाँ में हिला देती है जैसे कह रही हो हाँ मुझे सच में नहीं जाना है, जिसे वैदिक भी समझ जाता है और वो अपने रूम के गेट के पास पहुंचकर एक नज़र डोर को देखकर अपने कदम आगे की ओर बढ़ा देता है, जिसे देखकर सिया तुरंत कहती है आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? उसकी बातों का वैदिक कोई जवाब नहीं देता है कि वो कहाँ जा रहा है। अपने सवालों को इग्नोर होते हुए देखकर सिया को बहुत तेज गुस्सा आता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तभी उसकी नज़र वैदिक के गर्दन पर पड़ती है। तभी उसके दिमाग कुछ चलता है जिसके बाद तुरंत सिया बिना एक पल का देरी किए अपना सर ऊंचा कर वैदिक के गर्दन में अपने दांतों को धंसाकर बहुत जोर से उसकी गर्दन पर बाइट करती है। वैदिक जिसका पूरा ध्यान सिर्फ आगे चलने पर था, लेकिन जैसे ही उसे अपने गर्दन पर सिया के दांतों के चुभने का एहसास होता है वैसे ही उसके कदम एक पल के रुक जाते हैं और वो बिना एक्सप्रेशन के अपना सर नीचे झुकाकर सिया को देखता है जो अभी भी अपने दांतों को उसके गर्दन में गड़ाए हुए थी या कहे कि काट रही थी। वैदिक एक नज़र सिया को देख फिर से अपने कदम बिना किसी भाव के आगे बढ़ाने लगता है। सिया वैदिक को तब तक काटती है जब तक वैदिक के गर्दन से खून नहीं रिसने लगता है। सिया को जब अपने होठों पर कुछ लिक्विड का एहसास होता है तो वो उससे दूर हो जाती है और उस जगह को देखती है। सिया खून को देखकर हैरान हो जाती है, फिर जल्दी से वो अपने अपने एक हाथ से उसे साफ करते हुए अपनी सहमी हुई आंखों से वैदिक को देखती है जो बिना किसी भाव के आगे बढ़ रहा था। सिया को ऐसा लगने लगता है कि अब वैदिक उसे कोई न कोई सजा जरूर देगा इसके लिए, और इसी डर से वो अंदर से थोड़ा घबराने लगती है। सिया ने गुस्से में उसे गर्दन पर बाइट तो कर दिया था, लेकिन अब उसे इस बात के लिए पछतावा भी हो रहा था और डर भी लग रहा था। सिया अपने बाइट किए हुए जगह पर धीरे धीरे फूंकने लगती है। सिया के गर्म सांसों को अपने गर्दन में महसूस करके वैदिक के शरीर में एक हलचल से होने लगती है। सिया के होठों के स्पर्श से वो पहले ही बेकाबू हो चुका था, लेकिन फिर भी वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन सिया के इस तरह से करने पर वो पूरी तरह से पागल हो जाता है। उसके अंतर मन से एक आवाज आती है, जान ये तुमने सही नहीं किया, तुम मेरे साथ ऐसा करके मुझे शेड्यूस किया है, अब आगे जो होगा उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उसके बाद वैदिक अपनी चलने की स्पीड बढ़ा देता है और जल्द ही सिया को अपने साथ स्टडी रूम में लेके जाता है और उसके बाद वो अपने पैरों से डोर को बंद कर देता है। डोर की आवाज सुनकर सिया रुक जाती है और वो अपनी सर उठा के उस कमरे को देखती है। स्टडी रूम को देखकर सिया कहती है, वैदिक जी हमें यहाँ क्यों लाए हैं? वैदिक सिया को उसी तरह से अपने बाहों में लिए हुए ही स्टडी रूम में बने बुक शेल्फ के पास जाता है और उसके सामने रुक जाता है। सिया उससे बुक शेल्फ के पास रुकते ही कंफ्यूज हो जाती है। वो जैसे ही कुछ कहती उसके पहले ही वैदिक अपनी कशिश भरी आवाज में उससे कहता है, जान न शब्द पर जोर देते हुए एक बुक की ओर इशारा करते हुए इस बुक को घूमना। तो उसकी बात सुनकर सिया वैसा ही करती है। सिया जैसे ही उस बुक को घुमाती है वैसे ही वो बुक शेल्फ दो हिस्से में बट जाती है किसी डोर की तरह, और ये सच भी था। वो बुक शेल्फ बस नाम की थी, रियल में वो एक डोर था और उसके अंदर एक हिडन रूम था या फिर वैदिक का प्राइवेट रूम था जिसमें आज तक उसके अलावा किसी ने कदम नहीं रखा था।
जिसे देखकर सिया हैरान हो जाती है। वैदिक सिया को लेके उस रूम में चला जाता है। उसके जाते ही बुक सेल्फ पहले के जैसे हो जाता है। सिया तो अभी भी बेख्याली से देखे जा रही थी कि ये अभी अभी क्या हुआ था और वो उसी में गुम थी। वैदिक सिया को अपने तेज कदमों से लेके उस रूम के किंग साइज बेड पर लेके जाता है और आराम से लेटा देता है। वैदिक के लेटाते सिया अपने होश में आती है और धीरे से अपनी है ये आप हमें सिया के इसके आगे के शब्द उसके गले में ही रह जाते हैं, क्योंकि वैदिक सिया को लेटा कर बिना देर किए खुद को उसके ऊपर झुकाकर सिया के गुलाबी मुलायम से होठों पर अपने होठ रख देता है। उसके बाद वैदिक सिया के होठों को बहुत ही प्यार से चूमने लगता है। वैदिक को किस करते हुए देखकर सिया को फिर से एक झटका लगता है और वो तुरंत अपना सर हिलाने लगती है, जिसे देखकर वैदिक के होठों को छोड़ देता है लेकिन दूर नहीं होता है और उसी तरह से अपने चेहरे को सिया के कान के पास लेके जाता है और धीरे से फुसफुसाता है, जिसे सुनकर सिया की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। चैप्टर 183 सजा। मेरा जहां जहां मन होगा मैं वहां वहां पर किस करूंगा। जान, मैं तुम्हें बस यहाँ लेके आ रहा था लेकिन तुमने ही मुझे खुद को किस करने के लिए उस्काया, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था। और आखिरी बात, जब तुमने मुझे किस किया तो मैंने तुम्हें रोका या तुम्हें डिस्टर्ब किया? जो तुम मुझे कर रही हो, तुम्हारा जब तक मन किया तब तुमने मुझे बाइट किया और जब तक मन नहीं भरा तब तक किया। तो अब मेरी बारी है, मैं भी तुम्हें तब तक किसे करूंगा जब तक मेरा मन नहीं भरेगा। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो। इतना कह वैदिक सिया के ईयर लॉब को अपने होठों से चूमते हुए और अपने एक हाथ को सिया के गर्दन से धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ाते हुए आगे कहता है, मैं किस से भी बहुत कुछ ज्यादा कर सकता हूं और जान, तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। वैदिक की बात सुनकर और उसके हाथों को अपने शरीर पर चलते हुए महसूस कर सिया का रोंगटा खड़ा हो जाता है और उसका पूरा शरीर शिविर करने लगता है। साथ ही उसकी धड़कनें भी 100 की स्पीड से चलने लगती हैं, जिसका शोर बाहर तक सुनाई दे रहा था। सिया के ऊपर अपनी बातों का इतना असर होता हुआ देखकर वैदिक के होठों पर शैतानी मुस्कान खिल उठती है और वो सिया के कान के पास वाले हिस्से को और गर्दन को अपने होठों से छूने लगता है। सिया अपनी आंखों को बड़ा किए हुए ही अपनी हकलाती हुई आवाज में उससे सवाल करती है, हाँ हमने आपको कब की किस की किया। सिया की बात सुनकर वैदिक के होठ जो सिया के कान के पास चल रहे थे वो रुक जाते हैं और उसी वक्त उसके दिल से एक आवाज आती है, उफ जान, तुम्हारी ये मासूमियत, इसी पर तो मैं मर बैठा। वैदिक अपनी दिल की आवाज सुनकर सिया के गर्दन में से अपना चेहरा दूर करता है। उसके बाद वो सिया के मासूम से फेस को देखता है। सिया अपनी पलकों को बार बार झपका रही थी और इस समय वो बिल्कुल एक बुढ़िया की तरह नजर आ रही थी। उसके ऐसा करने से उसकी नीली आंखें बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और उसके फूले हुए गाल तो और भी आकर्षक लग रहे थे, जो उसकी मासूमियत में 4 चांद लगा रहे थे। वैदिक सिया को इस तरह से देखकर उसके चेहरे में ही पूरक हो जाता है। तभी उसके कानों में फिर से सिया की लड़खड़ाती हुई आवाज पड़ती है, हाँ हमें जा जाने दीजिए। सिया की बात सुनकर वैदिक अपने सेंस में आता है और फिर अपना फेस सिया के फेस के बिल्कुल सामने कर लेता है, जिससे वैदिक का माथा सिया के माथे से जुड़ जाता है और दोनों के नाक भी आपस में जुड़ जाते हैं। उनके होठों के बीच बस नाम मात्र की जगह खाली थी, जिसे अगले ही पल वैदिक मिटाते हुए अपनी मदहोश करने वाली सीडेक्टिव वॉइस में कहता है, जान। उसके कहते हैं वैदिक के होठ सिया के होठों को छू लेते हैं और ऐसा होते ही सिया को एक अजीब सा एहसास होता है और उसकी सांसें उसके गले में अटक जाती है। लेकिन वैदिक उसी तरह से आगे कहता है, क्या तुम भूल गई थोड़ी देर पहले जब मैं तुम्हें यहाँ लेकर आ रहा था तो तुमने। इतना कह वैदिक अपने एक हाथ को बढ़ाकर सिया के हाथ को पकड़ लेता है, फिर अपनी गर्दन पर उस जगह जहां पर सिया ने बाइट किया था सिया के हाथ को ले जाकर रखता है और बहुत ही सरगोशी से कहता है, मुझे यहाँ पर किस किया था। वैदिक की बात सुनकर सिया जो कब से अपनी सांसों को रोके हुई थी वो तुरंत छोड़कर एक लंबी सांस भरते हुए कहती है,
हमने आपको किस नहीं किया था, हमने तो बाइट किया था, तो उसे किस करना नहीं कहते हैं। इतना कह सिया वैदिक को ऐसे देखने लगती है जैसे उसने बहुत बड़ी उससे जंग जीत ली हो और वैदिक हार गया हो। सिया की बातों को सुनकर वैदिक के होठों की मुस्कुराहट और भी बड़ी हो जाती है, साथ ही उसके फेस एक्सप्रेशन भी बदल जाते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से ही पता था कि सिया ये सवाल करेगी। वैदिक कहता है, जान उसे बाइट नहीं लव बाइट कहते हैं और तुमने मुझे पहली बार खुद आगे से आके लव बाइट दिया है। वैदिक की बात सुनकर सिया जल्दी से अपना सर नामे हिलाने लगती है और अपने मन कहने लगती है, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, आप गलत समझ रहे हैं, वो तो मुझे आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था और इसलिए मैंने आपको काट लिया, ना कि मैंने आपको प्यार से काटा जो आप उसे लव बाइट कह रहे हैं। और उसी के साथ उसके फेस एक्सप्रेशन भी बदलते जा रहे थे। सिया के एक्सप्रेशन देख वैदिक समझ जाता है कि सिया के मन में क्या चल रहा है, जिसका जवाब देते हुए वैदिक कहता है, नहीं जान मैं सही कह रहा हूं, तुम ही गलत सोच रही हो। अगर तुमने मुझे प्यार से नहीं काटा होता तो जब तुम मुझसे दूर हुई तो तुमने फूंक क्यों मारी, अगर तुमने गुस्से में किया था तो ऐसा क्यों किया, छोड़ देना चाहिए था ना वैसे ही। लेकिन तुम्हारे फूंक मारने से साफ पता चल रहा है कि तुमने मुझे प्यार से बाइट किया था, लेकिन मेरे गर्दन पर खून देखकर तुम डर गई थी कि मुझे ज्यादा लग गया है और तुम मुझे दर्द में बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती थी, इसलिए तुमने साफ करके फूंक मारा। वैदिक की बातें सुनकर सिया को ऐसा लगता है जैसे उसकी सारी बातें उसके सर के ऊपर से निकल गई हो और उसके एक्सप्रेशन देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे वैदिक की बातें समझ ही नहीं आई हो। और वैदिक इसी का फायदा उठाकर सिया के होठों पर अपना होठ रख जैसे ही किस करने वाला होता है, तभी फिर से उसके कानों में सिया की आवाज पड़ती है, जो कह रही थी, आप गलत समझ रहे हैं, हमारे कहने का वो मतलब नहीं था। सिया इससे आगे कुछ कह पाती उसके पहले ही वैदिक बोल पड़ता है, जान इसका मतलब तुमने मेरा फायदा उठाया है, क्योंकि तुम अपने सामने एक हैंडसम और चार्मिंग लड़के को देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए और फिर उसके गर्दन में बाइट कर लिया, और तब तक किया जब तक तुम सेटिस्फाइड नहीं हो गई, और इसे देखकर साफ पता चल रहा था कि तुमने मेरा फायदा उठाया है। और जो लोग मेरा फायदा उठाते हैं मैं उन्हें कैसे पनिश करता हूं ये तो जान तुम बहुत अच्छे से जानती हो। इतना कह वो चुप हो जाता है। वैदिक की फायदा और पनिशमेंट वाली बात सुनकर सिया का माइंड पूरा ब्लैंक हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आता है कि वो क्या जवाब दे। उसे वैदिक की सजा से बहुत डर लगता था और खास करके उसके थप्पड़ से, जिसे याद कर सिया का पूरा शरीर कांप जाता है। और तभी सिया के दिमाग में कुछ आता है जिसे सोचकर वो इस बात से खुश हो जाती है कि वो अब वैदिक के पनिशमेंट से बहुत ही आसानी से बच सकती है। उसके बाद सिया बहुत ही मासूमियत के साथ वैदिक से कहती है, देखिए हमने आपका कोई फायदा नहीं उठाया है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप भी मेरी गर्दन पर बाइट करके मेरा फायदा उठा सकते हैं, मैं आपको उसके लिए कुछ भी नहीं बोलूंगी। इतना कह सिया अपनी आंखें डर से कसकर बंद कर लेती हैं कि वैदिक अब उसके गर्दन पर वैसे ही कटेगा जैसे उसने काटा था और वो इस दर्द को बर्दाश्त कर लेगी। सिया की बात सुन और उसकी बंद आंखों को देखकर वैदिक मुस्कुराते हुए सिया के कान के पास अपने होठों को ले जाते हुए कहता है, जान क्या तुम सच में चाहती हो मैं तुम्हें बाइट करूं जैसे तुमने मुझे किया था? वैदिक की बात सुनकर सिया जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहती है, आप काट सकते हैं, हम तैयार हैं। लेकिन जान मेरा जहां जहां मन होगा मैं वहां वहां पर किस करूंगा, अगर तुम्हें उसमें कोई परेशानी है तो तुम अभी बता दो, अगर बाद में तुमने मुझे रोका तो मैं नहीं रुकूंगा। सिया का वैदिक की बातों को बिल्कुल भी ध्यान से नहीं सुनती है कि उसने क्या कहा है, वो तो बस उस दर्द के बारे में सोचने में खोई हुई थी जब वैदिक उसे बाइट करेगा तो कितना दर्द होगा, और इसी के चलते वो तुरंत कहती है, आपको जो करना है कीजिए, हम आपको नहीं रोकेंगे। सिया का जवाब सुनकर वैदिक डेविल स्माइल करते हुए एक बार फिर से कहता है, जान एक बार और सोच लो। वैदिक का सवाल सुनकर सिया तुरंत जवाब देते हुए कहती है, हमने सोच लिया है और अब हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे।
सिया का जवाब सुनते ही वैदिक इस बार बिना एक पल की देरी किए सिया के मुलायम होठों को अपने होठों की गिरफ्त में लेकर बेतहाशा चूमने लगता है। चैप्टर 184 ऐसी वैसी हालत पार्थ के फोन का वॉलपेपर। वैदिक का रूम। चित्रांग अभी तक वैदिक के रूम में ही मौजूद था और सिया का वेट कर रहा था कि सिया अभी वॉशरूम से निकलेगी। चित्रांग जब टाइम देखता है तो खुद से कहता है, इतनी देर हो गई अभी तक सिस्टर बाहर नहीं आई। तभी उसके दिल से आवाज आती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिस्टर को बाथरूम के अंदर ही कुछ हो गया है या फिर वो बेहोश हो गई है। वैदिक अपने दिल की बात सुनकर थोड़ा डर जाता है कि सिया को कुछ हो तो नहीं ना गया है, इसलिए वो अपने कदम बाथरूम की ओर बढ़ा देता है और उसके गेट पर पहुंचकर आवाज लगाता है, सिस्टर क्या आप अंदर है? ऐसे ही चित्रांग कई बार आवाज देता है। जब बदले में उसे कोई जवाब नहीं मिलता है तो वो उसे लगने लगता है कि सिया सच में बेहोश हो गई है। चित्रांग डोर ओपन करने वाला है लेकिन तभी ये सोचकर रुक जाता है कि अगर सिस्टर ऐसी वैसी हालत में हुई तो वो क्या करेगा। फिर वो वहां से जाते हुए कहता है, मैं जल्दी से किसी को लेके आता हूं और उसे ही अंदर भेजता हूं। इतना कह वो वैदिक के रूम में से निकल जाता है अपने साथ किसी को लाने के लिए। फर्स्ट फ्लोर। पार्थ का रूम। सुमन जी वैदिक के रूम में से निकलकर ईशा के साथ पार्थ के पास ही आती हैं। ईशा आके फिर से पार्थ को चेक करती है और वहीं उसके हाथ को पकड़कर बैठ जाती है, जिसे देख सुमन जी ईशा को कहती हैं, ईशा बच्चे आप जाए, हम यहाँ पर हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम आपको बुला लेंगे। उनकी बात सुनकर ईशा उन्हें मना कर देती है, लेकिन सुमन जी उसे समझाकर वहां से भेज देती है और बाद में ईशा भी उनकी बातों को सुन लेती है और वहां से जाते हुए कहती है, आंटी जब इसे होश आ जाए तो हमें तुरंत बुला लीजिएगा। जिसे सुनकर सुमन जी हाँ में अपना सर हिला देती हैं और ईशा वहां से चली जाती हैं। उसके बाद सुमन जी बेड के सिरहाने से लगकर पार्थ के बेड पर बैठी हुई तब से उसके सर में बहुत ही प्यार से अपने हाथों को फेर रही थी। पार्थ की पलकें धीरे धीरे हिलने लगती हैं, जिसे देखकर सुमन जी गौर से उसके फेस को देखने लगती है। कुछ देर बाद पार्थ अपनी आंखें खोलता है तो उसकी नज़र सीधा सुमन जी की नज़रों से मिलती है और सुमन जी के चेहरे को देखते ही उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है, जिसे वो जल्द ही छुपा लेता है बिना सुमन जी के नज़रों में आए। उसके बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद करते ही उसके आंखों के सामने सब कुछ एक सीन की तरह चलने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद पार्थ फिर से आंखें खोलता है तो सुमन जी उसे अभी भी बहुत गौर से देख रही थी। सुमन जी उसे जगा हुआ देखकर उससे अपनी फिक्र भरी आवाज में सवाल करती हैं, पार्थ अब आपको कैसा लग रहा है, कहीं दर्द तो नहीं ना हो रहा है? सुमन जी की फिक्र भरी आवाज सुनकर पार्थ धीरे से कहता है, नहीं मॉम। उसका जवाब सुनकर सुमन जी झुककर उसके माथे पर किस कर लेती है, जिसे महसूस कर पार्थ अपनी आंखें बंद कर लेता है और उनके दूर होते ही खोल भी लेता है। तभी उसके कानों में सुमन जी की आवाज पड़ती है जो कह रही थी, पार्थ हमें माफ कर दीजिएगा, हमने आपकी मॉम से आपका कंपेयर किया, हम वैसा करना नहीं चाहते थे लेकिन हमें सिया के बारे में सुनकर बहुत गुस्सा आ गया था और इसलिए हमने वो बोल दिया और उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं, हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। सुमन जी की बात सुनकर पार्थ जल्दी से कहता है, मॉम आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है आपने जानबूझकर नहीं कहा और उसके लिए आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, हमें आपकी बातों का बुरा नहीं लगा। अगर आपने जानबूझकर भी कहा होता तो भी आपको हमसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। पार्थ की बात सुनकर सुमन जी की आंखों से आंसू बह जाते हैं, जिन्हें वो तुरंत साफ करते हुए कहती हैं, लेकिन आप ये मत सोचिएगा, हम उस बात को भूल जाएंगे जो आपने सिया के साथ किया और उन पर हाथ उठाया, उसके लिए हम आपको माफ नहीं करेंगे। सुमन जी की इस बात को सुनकर पार्थ इस बार कुछ नहीं कहता है और वो अपना सर उठाकर धीरे से सुमन जी की गोद में रखकर उनकी कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और फिर बहुत ही धीमे से कहता है, मॉम मैं बस कुछ देर ऐसे ही आपके गोद में सिर रखकर रहना चाहता हूँ।
उसकी बात सुनकर सुमन जी धीरे से हाँ कहती हैं और फिर वो प्यार से उसके बालों में अपने हाथ को फेरते हुए मन में कहती है, पार्थ आप इतने बड़े हो गए हैं लेकिन आज भी जब आप दुखी होते हैं या परेशान होते हैं तो आप हमारे पास आके बिना कुछ कहे हमारे गोद में सिर रखकर लेट जाते हैं, लेकिन बताते कभी नहीं है कि आपको हुआ क्या है। लेकिन हम भी आपकी मॉम है, आपको देखकर सब समझ जाते हैं। आप बचपन में पहले बहुत शरारती थे और बोलने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे, लेकिन अब आप बिल्कुल खामोश हो गए हैं और ये सब कुछ बस उस औरत की वजह से हुआ है। इतना कह वो अपने चेहरे पर नफरत का भाव लिए कुछ सोचने लगती है। फिर वो पार्थ से कहती है, आपका फोन कहाँ है, आप हमें दे दीजिए, हम ईशा को बुला देते हैं, वो भी आपके लिए परेशान हो रही होंगी। उनकी बात सुनकर पार्थ अपना सर उठाकर बेड साइड टेबल पर देखता है, फिर कुछ याद कर अपने पॉकेट में हाथ डालकर अपना फोन निकालकर सुमन जी को दे देता है और उसके बाद वैसे ही उनके गोद में अपना सर रखते हुए कहता है, मैं कुछ देर ऐसे ही रहना चाहता हूँ आपके पास। इतना कह वो और भी कस के सुमन जी को पकड़ लेता है, जैसे उसे डर हो कि सुमन जी उसे छोड़ के वहां से चली जाएंगी। सुमन जी उसे ऐसी हरकत करते हुए देखकर बस मुस्कुरा देती हैं। उसके बाद वो धीरे से उसके फोन को खोलती हैं, तो उसके फोन के वॉलपेपर को देखकर उनकी मुस्कान और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि वैदिक के फोन की लॉक स्क्रीन पर उनकी हर सिंगल फोटो थी। उसके बाद वो पासवर्ड टाइप करती है जिसे वो पहले से ही जानती थी। पासवर्ड टाइप करने के बाद पार्थ का फोन खुल जाता है और तभी उनकी नज़र होम स्क्रीन के वॉलपेपर पर पड़ता है, जो कि बहुत ही पुरानी पिक थी जिसमें वो थी और वो अपने घुटनों के बल फर्श पर बैठी हुई थी और उनके पास करीब 4 छोटे छोटे बच्चे थे, जिसमें से 2 लड़कियां और 2 लड़के थे जो उन्हें अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़कर अपनी ओर खींच रहे थे, जिसमें से एक लड़का उनके गले लगा हुआ था और एक लड़के और 2 लड़कियों ने उनके दोनों हाथों को पकड़ रखा था, जो कोई और नहीं बल्कि गले लगा हुआ लड़का वैदिक था और उनके हाथ पकड़े हुए लड़का पार्थ था और वो दोनों लड़कियां ईशा और सुरभि थी। सुमन जी उस तस्वीर को देखकर उस पल को सोचने लगती हैं, जब वो चारों बच्चे थे और उनमें इसलिए लड़ाई हो रही थी कि सुमन जी उनको भी अपनी गोद में लेंगी, लेकिन वैदिक तो वैदिक था और वो नहीं चाहता था कि सुमन जी उसको छोड़कर के उन तीनों को गोद में उठाए। इसलिए वो जल्दी से भागकर उनके गर्दन को अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़कर उनके गले से लग जाता है और उसके ऐसा करने पर वो तीनों आके सुमन जी के हाथ को पकड़ लेते हैं कि सुमन जी वैदिक को अपनी गोद में ना उठा पाए। लेकिन वैदिक को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उन्हें ऐसे ही पकड़े रहता है और अंत में वो तीनों ही उससे हार मान लेते हैं और सुमन जी के हाथ को छोड़ देते हैं और रोने जैसी शक्ल बना लेते हैं, जिसे देखकर सुमन जी जल्दी से कहती है, हम सबको अपनी गोद उठाएंगे बारी बारी से। इतना कह वो वैदिक को सबसे पहले अपनी गोद में उठाती है, क्योंकि वो अपने इस जिद्दी बेटे को जानती थी कि वो उन्हें तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो उसे अपनी गोद में सबसे पहले न उठा ले। वो वैदिक को उठाकर सोफे पर बैठा देती है, उसके बाद वो एक एक कर उन तीनों को भी सोफे पर बैठा देती हैं, जिसके बाद वो तीनों भी खुश हो जाते हैं। सुमन जी उस पल को याद कर मुस्कुराते हुए कहती हैं, वो भी कितने अच्छे दिन थे। इतना कह वो धीरे से ईशा का नंबर निकालकर उसे मैसेज करती है, पार्थ को उठ गए हैं लेकिन आप थोड़ी देर बाद आइएगा, अभी वो कुछ देर हमारे साथ रहना चाहते हैं। ईशा को मैसेज करके सुमन जी पार्थ का फोन रख देती है। उनके रखते ही पार्थ की आवाज फिर से उनके कानों में पड़ती है, मॉम उसे ऑफ कर दीजिए, मैं नहीं चाहता हूँ कि अब कोई भी मुझे डिस्टर्ब करे। इतना कह वो चुप हो जाता है और सुमन जी भी वैसा ही करती है और उसके फोन को ऑफ कर देती है। दूसरी ओर सेकंड फ्लोर ईशा का रूम। ईशा अपने फोन को अपने हाथ में लिए हुए इधर से उधर चक्कर काट रही थी, तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है, जिसकी आवाज सुनकर ईशा जल्दी से अपना फोन खोलती है। ईशा फोन खोलकर देखती है तो कहती है, छोटे का मैसेज। इतना कह वो मैसेज ओपन कर पढ़ती है। पूरा मैसेज पढ़ने के बाद ईशा एक राहत की सांस लेती है कि पार्थ अब ठीक है। इतना कहकर ईशा अपना फोन बेड पर रख देती है, तभी कोई उसके रूम का डोर पीटने लगता है, जिसे सुनकर ईशा कहती है, अब ये कौन आ गया मुझे परेशान करने।
इतना कह वो गुस्से से जाके डोर ओपन करती है और अपने सामने खड़े शख्स को देखकर कहती है, जो कोई और नहीं चित्रांग था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। चित्रांग ईशा की बात को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और तुरंत उसके हाथ को पकड़कर अपनी ओर खींचकर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। चैप्टर 185 जो पहले से गिरे हुए हो उन्हें हम क्या गिराएंगे। वैदिक का रूम। ईशा अपने हाथों को चित्रांग से छुड़ाते हुए गुस्से में कहती है, यहाँ क्यों लेके आए हो मुझे। ईशा की बात सुनकर चित्रांग बिना इमोशन के कहता है, वो सिस्टर को कुछ हो गया है, तुम चेक करो जल्दी से और बताओ उन्हें क्या हुआ है। सिया को कुछ हुआ है। ये सुनकर ईशा भी थोड़ी घबरा जाती है और मन में कहती है, अभी तो कुछ देर पहले मैं गई थी तो सिया बिल्कुल ठीक थी। इतना कह ईशा बेड की ओर देखती है तो सिया उसे नहीं दिखती है और बेड उसे खाली नजर आता है, जिसे देखकर ईशा चिढ़ते हुए कहती है, कहाँ है सिया, यहाँ तो हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। ईशा की बात सुनकर चित्रांग बाथरूम की ओर इशारा करते हुए ईशा को बताता है कि सिया को अंदर गए हुए बहुत समय हो गया, लेकिन वो अभी तक बाहर नहीं आई है। चित्रांग की बात सुनकर ईशा भी कुछ अनहोनी के डर से सहम जाती है और जल्दी से बाथरूम के गेट के पास जाके सिया को आवाज देती है, सिया क्या तुम अंदर हो। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। वैसे भी आवाज आने के लिए कोई होना भी तो चाहिए। विंकिंग फेस। सिया को जवाब न देने पर ईशा फिर से सिया को आवाज देते हुए कहती है, सिया क्या तुम अंदर हो, अगर हो तो बताओ मुझे, नहीं तो मैं अंदर आ रही हूँ। लेकिन इस बार भी सिया का कोई जवाब नहीं आता है। लेकिन चित्रांग की आवाज जरूर आती है, जो गुस्से से ईशा से कहता है, अगर उन्होंने रिप्लाई किया होता तो मैं तुम्हें बुलाने नहीं जाता, मैं उनका थोड़ी देर और इंतजार कर लेता। मैं इसलिए तुम्हें लेके आया हूं कि तुम। चित्रांग के इतना कहते ही ईशा उसकी बातों का मतलब समझ जाती है और कहती है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। इतना कह सिया धीरे से डोर को पुश करती है। उसके ऐसा करते ही डोर पूरा खुल जाता है, जिसे देखकर ईशा कहती है, डोर को अंदर लॉक करना भूल गई थी क्या, लेकिन चलो अच्छा ही हुआ, नहीं तो डोर का आज आखिरी दिन होता। इतना कह ईशा बाथरूम के अंदर देखने लगती है। उसे सिया नहीं दिखाई देती है तो वो बाथरूम के अंदर चली जाती है, लेकिन बाथरूम के अंदर सिया का नामो निशान नहीं था, जिसे देखकर ईशा को लगता है कि चित्रांग बस उसे परेशान करना चाहता था, इसलिए उसने मजाक किया। ईशा खुद से कहती, अगर सिया को कुछ होता तो वैदिक को तुरंत पता चल जाता, लेकिन उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब इस चित्र के बच्चे ने मुझे बेवकूफ बनाया है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। इतना कह वो बाथरूम के अंदर से गुस्से से तिलमिलाते हुए बाहर आके चित्रांग के ऊपर गुस्से से चिल्लाती है, चित्र के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ मजाक करने की। ईशा को इस तरह खुद के ऊपर चिल्लाते हुए देखकर चित्रांग उसे घूरकर देखते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो इस तरह से चिल्लाए जा रही हो। चित्रांग के बात सुनकर ईशा जोर से कहती है, दिमाग मेरा नहीं तुम्हारा खराब हो चुका है। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे बेवकूफ बनाओगे और मैं बन जाऊंगी, तो मैं आसानी से बेवकूफ बनने वालों में से नहीं हूं, समझे। ईशा की बात सुनकर चित्रांग एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। उसके फेस एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ईशा की बातें उसके पल्ले ही नहीं पड़ी हो, और वह नासमझने वाले एक्सप्रेशन लिए ईशा से सवाल करता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मुझे साफ साफ बताओ, इस तरह से बातें मत घुमाओ। चित्रांग के ऐसा कहने पर ऐसा सार्कास्टिकली हंसते हुए कहती है, ओह नाइस एक्टिंग, काफी अच्छी कर लेते हो। इतना कह वो चित्रांग को अपनी खा जाने वाली नजरों से देखने लगती है। चित्रांग ईशा के घूरती नजरों को इग्नोर करते हुए गुस्से से कहता है, जो कहना है साफ साफ कहो। तुम सिस्टर को लेने गई थी ना बाथरूम के अंदर, तो तुम अकेले क्यों आए हो, सिस्टर कहाँ है, उन्हें साथ क्यों लेके नहीं आए। चित्रांग की बात सुनकर ईशा उसके हाथ को पकड़कर अपने साथ लेके जाती है और उसे बाथरूम के अंदर धक्का देते हुए कहती है, क्या तुम्हें सिया अंदर दिखाई दे रही है। उसकी बात सुनकर चित्रांग बाथरूम को देखता है तो सिया उसे वहां नहीं दिखाई देती है।
सिया को वहां नहीं देखकर चित्रांग अपना सर नामे हिला देता है, जिसके बाद ईशा उसके कालर को पकड़कर अपनी तरफ खींचकर कहती है, तुमने जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए नाटक किया ना कि सिया लंबे समय से बाथरूम के अंदर है ताकि तुम कल रात का मुझसे बदला ले सको जैसे मैंने तुम्हें परेशान किया था। मिस्टर चित्र, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, मैंने सुबह जो कहा था सच कहा था। मैं औरों के जैसी नहीं हूँ। अगर मैंने जाने अनजाने में कोई गलती की है तो उसे सुधारना भी जानती हूँ। इसलिए कल सुबह तक तुम तैयार हो जाना और चुपचाप मेरे साथ आ जाना अपने दोनों चमचों को लेके। इतना कह ईशा बिना चित्रांग की बात सुने बगैर उसे धक्का देके रूम में से निकल जाती है। चित्रांग ईशा को जाते हुए देखकर कहता है, अभी मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो तुम्हें मैं बताता बेबी कि मैं क्या चीज हूँ। फिर चित्रांग एक नज़र बाथरूम को देखकर रूम में आता है और पूरे रूम को ध्यान से देखते हुए कहता है, सिस्टर कहा जा सकती है। तभी उसके दिमाग में सिया की बात हिट करती है कि वो खुद चली जाएगी। ये याद आते ही वो कहता है, कहीं वो सच में तो नहीं ना चली गई। फिर वो वैदिक को वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन वैदिक अपनी जगह से टस से मस नहीं होता है और फिर बिना कुछ कहे अचानक से ही चला जाता है। जैसे ही चित्रांग इस बारे में भी सोचता है तो वो खुद से कहता है, इसका मतलब सिस्टर उसके पहले ही चली गई थी। इतना कह वो गुस्से से सोफे पर एक लात मार देता है जिससे सोफा पीछे की ओर खिसक जाता। चित्रांग खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, मैं जल्दी से नीचे जाके सिस्टर को खोजता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि वह मुझे अकेले छोड़ के कहाँ गई थी बिना मुझे बताए। इतना कह वो भी रूम में से निकल जाता है। वो जैसे ही रूम से निकलकर लिफ्ट की ओर बढ़ता है वैसे ही उसका फोन बजता है, जिसे सुनकर वो वहीं रुक जाता है और कॉल रिसीव कर बस एक शब्द कहता है, हम। उसके बाद से दूसरी ओर से कुछ कहा जाता है जिसे सुनकर उसके होठों की मुस्कान बहुत बड़ी हो जाती है। जब उधर से बोलना खत्म हो जाता है तो चित्रांग बिना कुछ बोले ही कॉल कर देता है। फिर डेविल स्माइल करते हुए वहां से चला जाता है। दूसरी ओर वैदिक को अपने होठों पर किस करता महसूस कर झट से अपनी आंखें खोल देती है और अपने मन में कहती है, हमें आपको ये करने के लिए नहीं कहा था। इतना कह वो अपनी पूरी जान लगाकर वैदिक को धक्का देती है। वैदिक जो सिया के होठों को चूमने में खोया हुआ था, सिया के अचानक धक्का देने की वजह से खुद को संभाल नहीं पाता है और बेड से फर्श पर गिर जाता है। उसके गिरते ही सिया भी बेड से उठकर फर्श पर खड़ी हो जाती है और बिना भाव लिए वैदिक को गुस्से में देखने लगती है। वैदिक सिया को देखकर अपने दांत पिसते हुए कहता है, जान, तुमने मुझे धक्का देके नीचे गिराया, तुम्हारी इतनी हिम्मत। वैदिक की बात सुनकर सिया भी उसी लहजे से कहती है, मिस्टर खुराना, जो पहले से गिरे हुए हो उन्हें हम क्या गिराएंगे। फिर तंज कसते हुए कहती, हमारी कहाँ इतनी हिम्मत कि हम आप जैसे गिरे हुए लोगों को फिर से गिराए। वैसे भी हमने एक ऐसे इंसान को धक्का दिया जो बिना हमारी मर्जी के हमारे होठों पर किस कर रहा था। सिया की बात सुनकर वैदिक एक झटके से खड़ा होकर गुस्से से कहता है, तुम मेरी वाइफ हो और मेरा तुम पूरा अधिकार है कि मैं तुम्हें कहीं भी छू सकता हूं और जब चाहे तब किस भी कर सकता हूं, तुम मुझे रोक नहीं सकती हो। वैदिक की बात सुनकर सिया भी उसे जवाब देते हुए कहती है, आपका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है और ना मैं कभी दूंगी। आपका जो मानना है मानिए, हम आपको अपना पति नहीं मानते हैं और ना ही कभी एक पति होने का अधिकार देंगे। आप जब भी हमारे करीब आएंगे हम आपको खुद से दूर कर देंगे। आपको क्या लगता है आप हमसे 4 दिन अच्छी अच्छी बातें करेंगे, हमारी केयर करेंगे तो हम सब कुछ भूल जाएंगे। आपने हमारे साथ जो जो किया तो मिस्टर खुराना, आपकी ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। जब हमें उम्मीद थी तब आपने हमारी सारी उम्मीदों को तोड़कर रख दिया एक पल में। इसलिए अब हमें ना आपसे उम्मीद है और ना ही अब चाह है कि आप हमें अपनी पत्नी स्वीकार करें। इसलिए ना आप ये जो झूठा दिखावा कर रहे हैं ना कुछ दिनों से उसे बंद कर दीजिए, क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता है। सिया की सारी बातें सुनकर वैदिक गुस्से से तिलमिलाते हुए कहता है, सच में तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत आ गई है जान, और ये हिम्मत कहाँ से आई है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ।
वैदिक की बात सुनकर सिया कहती है, ऐसा है क्या, तो हमें भी बता दीजिए, हम भी जान जाए, आपको क्या पता है। जिस पे वैदिक कहता है, ये सब कुछ उस लड़के के वजह से हो रहा है, मैं उसे जान से मार दूं। वैदिक ने अभी इतना ही कहा था, उससे आगे बोल पाता या अपने शब्द पूरा कर पाता कि तभी सिया उसे खींचकर एक थप्पड़ जड़ देती है, जिसकी आवाज पूरे रूम में गूंज पड़ती है, जिससे वैदिक का सर एक ओर झुक जाता है और वैदिक की हेजल ग्रीन आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और वो अपने लाल आंखों से सिया को देखता है, जो बिना किसी भाव या डर के उसे गुस्से से देख रही थी। सिया उसे खुद की ओर देखते हुए देखकर कहती है, मिस्टर खुराना, आप चित्र को हाथ लगाने से पहले इस थप्पड़ को याद कर लीजिएगा। आपने हमारे साथ जो किया हमने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन हमारे भाई के साथ आप कुछ करें ये हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपकी भलाई इसी में है, आप उससे दूर रहिए और उसका नाम अपनी जुबान पर मत लाएगा आइंदा से कभी भी, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। चैप्टर 186 वैदिक के प्राइवेट विला में लगी आग। सिया की तस्वीरें। सिया की बातों का वैदिक कोई जवाब दे पाता उसके पहले ही उसका फोन बजने लगता है, जो उसके गुस्से को और भड़काने का काम करता है। वैदिक गुस्से में अपने पेंट के पॉकेट से फोन निकालकर कॉलर आईडी देखता है, लेकिन कॉल करने वाले का नाम देखकर वो तुरंत फोन उठा लेता है और अपने कान से लगा लेता है। कॉल उठते ही दूसरी ओर से वैदिक का खास आदमी कुछ कहता है, जिसे सुनकर वैदिक और भी गुस्से में आ जाता है और अपना फोन उठाकर फर्श पर जोर से फेंकता है। फिर सिया की ओर देखते हुए अपनी सर्द आवाज में कहता है, जान अभी तो तुम बच गई, लेकिन जो तुमने कहा है वो मैं भूलूंगा नहीं। मेरे आने का इंतजार करना, फिर मैं बताऊंगा मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं। इतना कह वैदिक तेज कदमों से चलते हुए उस हिडन रूम में से निकल जाता है। वैदिक रूम में से निकलकर बहुत ही गुस्से के साथ पार्किंग में आता है और अपनी कार का गेट खोलकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और वहां से जाने लगता है। ओजस, जो वैदिक से कुछ कहने के लिए मेंशन के अंदर जा रहा था, उसे गुस्से से जाते हुए देखकर वो भी उसके पीछे आता है और एक कार में बैठकर बॉडीगार्ड्स को वैदिक के पीछे चलने के लिए कहता है। कुछ ही पलों में वैदिक की कार के पीछे 5 से 6 बॉडीगार्ड से भरी कारें उसे फॉलो करने लगती है। वैदिक गुस्से से ड्राइव करते हुए थोड़ी देर पहले कॉल पर हुई बात को सोचता है कि उस आदमी ने उससे क्या कहा था। बॉस, हम कब से पार्थ सर को कॉल कर रहे थे, लेकिन उनका फोन ऑफ जा रहा था। बात बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। दरअसल बॉस, प्राइवेट विला पर किसी ने चॉपर से हमला किया है। पूरा विला में आग लग गई है और ये आग इतनी तेजी से फैल रही है कि लगता है कुछ ही पलों है पूरे विला को जलाकर राख कर देगी। मैंने फायर ब्रिगेड वालों को बुला दिया है, वो भी आते होंगे, प्लीज आप भी जल्दी से आ जाए। वैदिक जैसी ये सारी बातें याद करता है, उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो गुस्से से चीखते हुए कहता है, मैं थोड़ा खामोश क्या हुआ, लोगों की हिम्मत बढ़ती ही जा रही है। पहले फ्रॉम हाउस, फिर होटल, अब विला। फ्रॉम हाउस और होटल तक तो ठीक था, लेकिन मेरे विला के साथ छेड़खानी उसे नहीं करनी चाहिए थी। इतना कह वो अपनी कार की स्पीड और तेज कर देता है। दूसरी ओर खुराना मेंशन के हिडन रूम में वैदिक के जाने के बाद सिया कुछ देर तक उस रूम में ही बेड पर बैठी हुई आज ब्रेकफास्ट से लेके अभी तक जो जो हुआ था उस बारे में सोच रही थी, जिसे याद कर उसके आंखों में आंसू आ जाते और वो उन्हें साफ करते हुए कहती है, चित्रा को हमारे बारे में ये सब कुछ कैसे पता चला, हमने तो उन्हें कभी बताया ही नहीं, और उन्हें हमारे और वैदिक जी के रिश्ते के बारे में भी सब कुछ पता है, जबकि हम जितनी भी बार उनसे मिले हैं उन्हें कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं बताया जिससे ये लगे हमारे और हमारे पति के बीच का रिश्ता अच्छा नहीं है, और वो भी वैदिक से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जो भी हो, चित्र को वैदिक से दूर ही रखना पड़ेगा। कहने के लिए अभी हमने कह दिया और फ्लो में वैदिक जी को धमकी भी दे दिया, लेकिन ये भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर वो कुछ करने पर उतारू हुए तो वो कर देंगे और हम क्या, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। अगर चित्र उनके सामने आएंगे ही नहीं तो उन लोगों की बहस भी नहीं होगी और सब ठीक हो जाएगा।
फिर अपने पेट पर हाथ रखकर कुछ ही दिनों में हमारी डिलीवरी भी हो जाएगी। उसके बाद मैं और मेरे दोनों बच्चे, हम तीनों ही साथ रहेंगे, हम तीनों की भी एक फैमिली होगी। इतना कह सिया अपनी जगह से उठ जाती है और वो जिस ओर से आई थी और वैदिक गया था वहां आके खड़ी हो जाती है, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये डोर ओपन कैसे होगा, क्योंकि उसमें ऐसा कोई साइन नहीं दिख रहा था जिससे पता चले कि ये यहाँ से खुलेगा। लेकिन सिया ध्यान नहीं देती है कि डोर के राइट साइड एक फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा हुआ था, जिस पर फिंगर लगाने से वो डोर ओपन हो जाता है और वैदिक ने भी अपनी फिंगर लगाई थी, जिसके बाद डोर ओपन हुआ था और वो बाहर स्टडी रूम में चला गया था। सिया थोड़ी देर तक कोशिश करती है लेकिन उसका ध्यान उस पर अभी भी नहीं जाता है, जिसके बाद वो खुद में बड़बड़ाते हुए कहती है, इतने रूम मेंशन में कम पड़ गए थे जो इन्होंने एक ही दिन रूम भी बनवाया हुआ है। ऐसा भी कौन सा इन्हें खजाना छुपाना था जो इन्होंने इस रूम को बनवाया है। मैं यहाँ इतने दिन से हूँ और इनके फ्लो का एक एक कोना जानती हूँ, लेकिन आज तक मुझे भी ये नहीं पता चला कि एक यहाँ भी रूम है और एक क्लोजेट रूम के अंदर भी क्लोजेट रूम है। क्या इन दोनों के अलावा भी कुछ है? इतना कहकर सिया पूरे रूम को गौर से देखने लगती है। ये रूम भी वैदिक के ही रूम की तरह था, लेकिन ये बस थोड़ा सा छोटा था। यहाँ भी हर एक चीज सलीके से रखी गई थी और बेड के सिरहाने वाली दीवार पर वैदिक की कई सारी फोटो लगी हुई थी। वो किसी फोटो में बहुत ही कूल तो किसी में एरोगेंट लग रहा था और 2-3 फोटो में उसे अवार्ड दिया जा रहा था जो वो बिना भाव के ले रहा था। उसके चेहरे को देखकर कोई बात ही नहीं सकता था कि वो इसे पाके खुश है या नहीं। उसके बाद सिया राइट साइड दीवार पर देखती तो वहां पर भी एक बहुत बड़ी सी तस्वीर थी जिसमें सभी लोग खड़े, और ये तस्वीर वैदिक की शादी की तस्वीर थी जिसमें वो दोनों सबसे आगे खड़े थे और बाकी परिवार वाले उन दोनों के पीछे। उस तस्वीर में भी वैदिक के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उस तस्वीर को देखकर सिया कहती है, हर लड़की की जिंदगी शादी के बाद बदल जाती है, ये तो हमने सुना था, लेकिन हम यही राधिका करेंगे कि किसी भी लड़की की जिंदगी शादी के बाद हमारी जैसी न हो। इतना कह वो सामने की दीवार पर देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं और उससे मुंह भी शौक से थोड़ा सा खुल जाता है। लेकिन वो कुछ ही देर में नॉर्मल हो जाती है और उस दीवार के सामने आके देखते हुए कहती है, ये सब तो हमारी तस्वीरें हैं, ये यहाँ कब आए और इसे किसने खींचा होगा। इतना कह वो अपनी तस्वीरें ध्यान से देखने लगती हैं, क्योंकि वो सारी तस्वीरें सिया की शादी के बाद की थी, जिससे वो कभी बालकनी में खड़ी आसाम को देख रही थी तो किसी तस्वीर में वो बालकनी में बैठी हुई थी और कुछ तस्वीरें तो बाहर की थी जब वो होटल में काम किया करती थी वहां की थी। वो किसी में मुस्कुरा रही थी और किसी में अजीब सा मुंह बनाए हुए थी, किसी के फाइलों के बीच उलझी हुई थी और एक तस्वीर में वो सैड थी और एक में वो रो रही थी। ऐसे ही करके सिया की तस्वीरों से वो दीवार भरी हुई थी। उसके बाद सिया आपने लेफ्ट साइड दीवार को देखती है तो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। उस दीवार पर भी सिया की ही तस्वीरें थी, लेकिन उसमें से कुछ तस्वीरें वैदिक और सिया की थी। सिया अपनी तस्वीर को देखती है जो बेडरूम की थी। एक तस्वीर में वो खुद को आईने में देख रही थी और दूसरी तस्वीर में वो अपने दुपट्टे को सही कर रही थी और उसका पूरा ध्यान उस पर ही था। फिर सिया तीसरी तस्वीर देखती है जिसमें वो अपनी मांग भर रही थी। चौथी तस्वीर में वो सुमन जी के गोद में अपना सिर रखे बैठी हुई थी। पांचवी तस्वीर सिया और वैदिक की थी। इस तस्वीर में सिया वैदिक की चोटों पर दवा लगा रही थी और ये तस्वीर वैदिक के एक्सीडेंट के बाद की थी और उसके बाद की सिया और वैदिक की बहुत सारी फोटो थी। Chapter 187 Mummy and Daddy are waiting for you both to come out babies। एक में सिया अपने चेहरे पर फिक्र लिए उसके माथे को कपड़े से बहुत ही आराम से पोंछ रही थी और वैदिक उसके अपनी प्यार भरी नजरों से देख रहा था। एक तस्वीर में सिया वैदिक को अपना सहारा दिया बेड पर बैठाए हुए उसे बहुत ही प्यार से खाना खिला रही थी। उस तस्वीर में वैदिक का सर सिया के कंधे पर था और एक हाथ से उसे सहारा दिए हुए थी और दूसरे हाथ से उसे खाना खिला रही थी। सिया का पूरा ध्यान वैदिक को खाना खिलाने पर था और वैदिक का ध्यान सिया के चेहरे पर था।
एक तस्वीर में सिया वैदिक के शर्ट के बटन बंद कर रही थी, एक तस्वीर में वो वैदिक के बालों को सूखा रही थी। वैदिक अपनी कमर पर टॉवल बांधे सोफे पर बैठा हुआ था और सिया पीछे खड़ी उसके बालों को टॉवल से सूखा रही थी। एक तस्वीर में सिया उसे कॉफी का कप पकड़ा रही थी और उसके बाद वाली तस्वीर को देखकर सिया की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो उसे देखते हुए कहती है, ये कहाँ से आ गई। उस तस्वीर में वैदिक लेटा हुआ था और सिया भी उसके बाहों में लेटी हुई थी और उसने अपने होठ वैदिक के होठ पर रखकर उसके होठों को चूम रही थी। उस तस्वीर को देखकर सिया अपनी याद में खो जाती है। ये तस्वीर सुबह की थी जब वैदिक ठीक हो गया था। एक सुबह सिया की नींद खुली तो वो वैदिक की बाहों में सो रही थी। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो उसे वैदिक का हैंडसम सा चेहरा नजर आता है, जिसके बाद वो अपनी पतली उंगलियां को उसके चेहरे पर चलाते हुए उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगती है और वो थोड़ा से उठकर पहले उसके माथे पर फिर उसके दोनों आंखों और गालों पर किस करती है। तभी उसकी नज़र वैदिक के अट्रैक्टिव होठों पर जाती है, जिसे देखकर वो उसे चूमने से खुद को रोक नहीं पाती है और झुककर उसके होठों को अपने होठों के गिरफ्त में ले लेती है, अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके आंखें बंद करते ही वैदिक अपनी आंखें खोल देता है और उसे देखते हुए उसकी किस को एंजॉय करने लगता है और मन में कहता है, जान को किस भी करने नहीं आता है, मैं बताता हूँ किस कैसे करते हैं। कहकर वो जैसे ही उसके रिटर्न किस करने वाला होता है उसके पहले ही सिया झट से उससे दूर हो जाती है। उसके ऐसा करते ही वैदिक अपनी आंखें बंद कर लेता है और दिखावा करने लगता है कि जैसे वो गहरी नींद हो। लेकिन सिया जैसे ही ख्याल आता है कि वो क्या कर रही है तो वो वैदिक के होठों को छोड़ देती है। उसके बाद वो गहरी सांस लेकर वैदिक को ध्यान से देखती है कि वैदिक जाग तो नहीं गया। जब उसे कंफर्म हो जाता है कि वो नींद में है तो वो धीरे से बेड से उठकर बाथरूम की ओर बढ़ जाती है। उसके जाते ही वैदिक अपनी आंखें खोलकर पीछे से उसे देखते हुए कहता है, जान बस हर रोज तुम ऐसे ही मुझे उठा दिया करो, मेरा सारा दिन ही अच्छा हो जाया करेगा। ये कहते हुए उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। सिया इसे याद कर हल्के से मुस्कुराते हुए कहती है, मतलब आप उस वक्त जागे हुए थे और आप जानते थे मैंने आपको किस किया था। इतना कह सिया और भी तस्वीरें देखने लगती है जो कि बहुत ही रोमांटिक थी। देखने से लग रहा था क्योंकि एक तस्वीर में वैदिक सिया के माथे पर किस कर रहा था, एक में वो उसे अपने बाहों में लिए हुए सोए हुए था। एक तस्वीर में सिया वैदिक के सीने पर सर रखे सोए हुए थी। एक तस्वीर में वैदिक सिया के होठों पर किस कर रहा था और वो दोनों ही खड़े थे। एक तस्वीर में सिया सोई हुई थी और वैदिक प्यार से उसके चेहरे को देख रहा था। उसके बाद सिया की नज़र एक तस्वीर पर पड़ती है जिसमें सिया बेड पर लेटी हुई थी और वैदिक उसके पेट हाथ रखे उसे प्यार से देख रहा था और उसके नीचे ही लिखा था 1 मंथ कंप्लीट। उसके बाद एक और तस्वीर थी जिसमें लिखा था 2 मंथ कंप्लीट। फिर एक और तस्वीर थी जिसमें सिया को वैदिक ने गले से लगाया था। ये कहे कि वो जबरी ही सिया को गले से लगा कर खड़ा था और सिया चुपचाप बिना किसी भाव के खड़ी थी। उस तस्वीर के नीचे लिखा था 3 मंथ कंप्लीट। ऐसे ही एक और तस्वीर थी जिसमें लिखा था 4 मंथ कंप्लीट। फिर उसके बाद एक और तस्वीर थी जिसमें सिया ड्रेसिंग के सामने अपने हल्के से निकले हुए पेट पर हाथ रखे हुए खड़ी थी, उस पर लिखा था 5 मंथ कंप्लीट। फिर एक तस्वीर में सिया और वैदिक बेड पर सोए हुए थे। सिया के निकले हुए पेट पर वैदिक ने हाथ रखा था और उसके माथे पर किस कर रहा था। उस तस्वीर के नीचे 6 मंथ कंप्लीट लिखा हुआ था। उसके बाद एक तस्वीर हॉस्पिटल की थी जिसमें सिया का अल्ट्रासाउंड किया जा रहा था, उसके नीचे लिखा था 7 मंथ कंप्लीट। और एक तस्वीर में सिया सोई हुई थी और वैदिक उसके पेट पर किस कर रहा था, उस तस्वीर के नीचे 8 मंथ कंप्लीट लिखा हुआ था। फिर एक और तस्वीर थी जिसमें सिया अपने हाथ को अपने पेट पर रखे हुए खड़ी थी और उसके ठीक पीछे वैदिक भी खड़ा हुआ उसे अपनी प्यार भरी नजरों से देख रहा था और उस तस्वीर के नीचे लिखा हुआ था, मम्मी एंड डैडी आर वेटिंग फॉर यू बोथ टू कम आउट बेबीज। सिया इन तस्वीरों को देखकर खुद से कहती है, इसका मतलब वैदिक जी को पहले से ही पता था हम प्रेग्नेंट हैं, लेकिन उन्हें कैसे पता चला जबकि वो तो हमसे बात भी नहीं करते थे और किसी को भी इस बारे में नहीं पता था। मुझे भी तभी पता चला था जब मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की थी, तो उस वक्त ही मुझे पहली बार पता चला था कि मैं 4 महीने से प्रेग्नेंट हूँ।
इतना कह सिया एक तस्वीर और देखती है जिसमें वो नींद में थी और वैदिक उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था, और उसके बाद कुछ तस्वीरों में उसकी आंखें बंद थी और वैदिक उसके बहुत ही करीब था और वो उससे किस कर रहा था। एक में उसके होठों को चूम रहा था, दूसरे में उसके गर्दन को, तीसरे में उसके माथे और चौथे में उसके होठों को, और किसी में उसके निकले हुए पेट पर। कई सारी तस्वीरें ऐसी ही थी लेकिन वो सारी ही अलग अलग दिन की थी। सिया सारी तस्वीरों को देखकर कुछ सोचने लगती है और सोचते हुए ही कहती है, आपने ये सारी तस्वीरें क्यों रखी हुई है? ये तस्वीरें तो कुछ और ही बता रही है लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। फिर एक बार वो सारी तस्वीरों को देखती है, फिर कहती है, कुछ भी हो, आप चाहे जैसे भी हो, हम आपको माफ तो नहीं करेंगे। इतना कह वो फिर से डोर ओपन करने की कोशिश करती है, तभी उसका ध्यान अपनी और वैदिक की एक बड़ी सी तस्वीर पर जाती है जिसमें वैदिक बिना सिया की ओर देखे उसकी मांग भर रहा था। उस तस्वीर को देखकर सिया कहती है, हमारे रिश्ते की असली सच्चाई तो इसी तस्वीर में है। जैसे आपने मुझे उस वक्त नहीं देखा वैसे ही हम भी आप पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन हम ये रिश्ता भी नहीं खत्म करेंगे और ना ही उन दूरियों को मिटने देंगे जो आपके और बीच है। हम आपके पास तो रहेंगे लेकिन आपके कभी नहीं होंगे, और ना ही कभी अपने साथ हुए रवैये को भूलेंगे और ना आपको भूलने देंगे कि आपने हमें क्या से क्या बना दिया है, और यही आपकी सजा भी होगी। उसके बाद सिया फिर से डोर ओपन करने की कोशिश करती है, तभी उसके हाथ अनजाने में ही एक स्कैनर पर चला जाता है। उसके बाद वो दीवार दो हिस्से में बट जाती है, जिसे देख सिया झट से अपना हाथ वहां से हटा लेती है। उस दीवार को देखकर सिया उस डोर को देखती है जहां से वो आई थी और जिसे वो खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो तो ओपन नहीं हुआ बल्कि दीवार ही किसी डोर की तरह दो हिस्से में बट गई थी। फिर सिया ध्यान से उस जगह को देखती है जहां पर स्कैनर लगा हुआ था। सिया उसे देखकर कहती है, इस पर तो हमारा ध्यान ही नहीं गया। इतना कह वो फिर से वहां पर अपने हाथ को रखती है। उसके ऐसा करते ही वो दीवार फिर से पहले की तरह हो जाती है और उस पे लगी तस्वीरें भी वैसी ही रहती है। सिया फिर से अपने हाथ वहां रखती है और उसके खुलते ही सिया उसके अंदर जाते हुए कहती है, क्या इसके अंदर भी कोई रूम है? एक बार चल के देखती हूँ, थोड़ा मुझे भी तो पता चले वैदिक जी ने और क्या क्या छुपा के रखा है। इतना कह वो अपनी आंखों में चमक लिए उसके अंदर चली जाती है। उसके जाते ही वो दीवार पहले जैसी हो जाती है, जिसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि सिया अभी अभी यहीं से अंदर आए है। चैप्टर 188 साड़ी की चोरी। सिया कहीं चली गई। सिया जब हिडन रूम में से निकलकर दूसरे रूम में आती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि सिया इस रूम में आ चुकी थी और ये वही क्लोजेट रूम है जिसमें वैदिक उसे लेके आया था, और इसके अंदर बस सिया की ही चीजें थी। सिया बहुत ही गौर से वहां मौजूद सारी चीजों को देखती है, तभी उसकी नजर एक कपड़े के ऊपर जाके ठहर जाती है, जिसे देखकर वो खुद से कहती है, तो वही साड़ी है जो माँ हमें देने आई थी लेकिन हमने उनसे नहीं लिया था, तो फिर ये साड़ी यहाँ कैसे आ गई? कहते हुए सिया उसकी ओर बढ़कर उस साड़ी को अपने हाथों में लेके देखने लगती है। फ्लैशबैक। दरअसल एक बार सुमन जी और सिया साथ में बैठे बातें कर रही थी और सुमन जी सिया को अपने फोन में कुछ साड़ियों की तस्वीरें दिखा रही थी। तभी उनमें से एक साड़ी को देखकर सिया कहती है, माँ ये साड़ी बहुत खूबसूरत है, आप इसे ही अपने लिए ले लीजिए और जब हमारी सैलरी आ जाएगी तो हम भी बिल्कुल ऐसे ही अपने लिए मंगाएंगे साड़ी, क्योंकि ये हमें बहुत पसंद आई है और काफी खूबसूरत भी है। इतना कह सिया उस साड़ी को अपनी आंखों में चमक लिए देखती है और कुछ देर ऐसे ही बातें करने के बाद वो उनके पास से उठ के चली जाती है। उसके जाते ही सुमन जी कहती है, जब ये साड़ी हमारी बेटी को इतनी ही पसंद है तो वो क्यों बाद में लेगी, उसे हम आज शाम को ही ला के देंगे। वैसे भी वैदिक ने हम लोगों को मना किया है अपने पास से कुछ देने के लिए, खुद का देने के लिए थोड़ी ना। इतना कह अपने होठों पर लंबी मुस्कान लिए अपने फोन से वैदिक का नंबर डायल करती है। कुछ ही रिंगों में वैदिक कॉल उठा लेता है। वो कुछ कहता उसके पहले ही सुमन जी अपनी गहरी आवाज में बोलना शुरू करती है,
वैदिक, हमने एक तस्वीर आपको भेजी है, उस तस्वीर को ध्यान से देख लीजिए और उसमें जैसी साड़ी की डिजाइन है हमें वैसे ही सेम टू सेम 1 घंटे के अंदर हमारे हाथ में मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप खुराना मेंशन में अपनी शक्ल में दिखाएगा कभी भी। इतना कह वो उधर से बिना कुछ सुने ही कॉल कट कर देती। उनके कॉल कटते ही पार्थ, जिसने वैदिक का कॉल उठाया था, जिसे खुद वैदिक ने पिक करने के लिए बोला था, वो कभी अपने सामने चेयर पर बैठे अपने लैपटॉप पर काम करते वैदिक को देखता तो कभी फोन को। पार्थ को चुप देखकर वैदिक उसी तरह से कहता है, क्या कहा उन्होंने? वैदिक की बात सुनकर पार्थ होश में आता है और सुमन जी ने जैसा कहा था एक एक बात वैदिक को बता देता है और ये भी कहता है कि अगर टाइम के अंदर नहीं पहुंचा तो आपको खुराना मेंशन में कभी भी आने की जरूरत नहीं है। पार्थ की बात सुनकर वैदिक के काम करते हुए हाथ रुक जाते हैं और वो अपना सर उठा के पार्थ को देखकर गुस्से से कहता है, तो तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ, जाके काम करो जो उन्होंने कहा है और जैसा कहा है वैसे ही हो जाना चाहिए 45 मिनट के अंदर। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम अपनी शक्ल मुझे मेरे ऑफिस में कभी मत दिखाना। वैदिक की बात सुनकर पार्थ बिना किसी भाव के वैदिक के फोन को उसे देते हुए कहता है, फोटो आप मुझे भेज दीजिएगा। इतना कह वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वैदिक अपने फोन को उठाकर सुमन जी के भेजी हुई तस्वीर को देखते हुए कहता है, वैसे जान तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है और हो भी क्यों ना, आखिरकार तुम वैदिक खुराना की पत्नी जो है। फिर अपने लैपटॉप को देखता है जिसमें वो अपने रूम लाइव फोटोज देख रहा था, जिसमें सिया मिरर के सामने खड़ी होके अपन 3 बाल बना रही थी। उससे देखकर लग रहा था वो कहीं जाने वाली थी। फिर वैदिक उसे देखते हुए कहता है, वैसे मॉम को क्या लगता है वो ये तुम्हें लाके देंगी और मुझे इसकी भनक भी नहीं लगेगी। इतना कह वो बहुत ही ध्यान से सिया को देखता है जब तक वो रूम से बाहर नहीं चली जाती है। जैसा कि सुमन जी ने कहा था, ठीक उनके दिया 3 गए समय से पहले ही वो साड़ी सुमन जी के हाथ में थी, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। शाम का समय सुमन जी सबसे छिपते छिपाते वो साड़ी लेके सिया के पास पहुंचती है और उसे देते हुए कहती है, ये लीजिए हम आपके लिए लाए हैं, आपको बहुत पसंद आई थी ना। उनकी बात सुनकर सिया उसे देखती तो ये वही साड़ी थी जिसे उसने लेने के लिए कहा था। सिया उसे देखकर कहती है, माँ आप इसे लेते जाए, हम इसे नहीं लेंगे। सिया की बात सुनकर सुमन जी कहती है, आप चिंता मत कीजिए, किसी को भी नहीं पता चलेगा कि ये हमने आपको दी है। फिर मन में अगर वैदिक ने देख भी लिया तो हम कह देंगे, जाके पता करो ना कौन लाया है और किसने पैसा दिया है। उसके बाद वो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। उनकी बात सुनकर सिया उन्हें फिर से मना कर देती है कि वो इसे नहीं लेगी। सुमन जी बहुत कोशिश करती है लेकिन सिया उनकी एक बात भी नहीं सुनती है और ना ही वो साड़ी लेती है। जिसे देखकर सुमन जी गुस्से से वहां से वो साड़ी वही बेड पर रखकर चली जाती है। जिसे देखकर सिया धीरे से उस साड़ी को अपने हाथ में लेती है और वो भी उनके पीछे चली जाती है और उन्हें अपनी कसम देती है कि प्लीज वो इसे ले ले नहीं। सिया की कसम सुन के सुमन जी वो साड़ी लेके गुस्से से घूरते हुए कहती हैं, आप हमसे बात मत कीजिए। इतना कह वो अपने रूम में जाके गुस्से से डोर बंद कर देती है। वैदिक के ये पता चल गया था कि सिया ने साड़ी नहीं लिया है। पहले तो उसे बुरा लगता है लेकिन अपने फेस पर आने नहीं देता है और वो चुपके से जाके उस साड़ी को सुमन जी के रूम में से निकाल लेता है। उसे लगता है उसे ये करते हुए किसी ने नहीं देखा है, लेकिन उसे चुपके से बेड पर से साड़ी उठाते हुए बाथरूम के गेट पर खड़े रघुवेंद्र जी देख लेते हैं कि वैदिक कैसे साड़ी की चोरी कर रहा है। वैदिक रघुवेंद्र जी को नहीं देख पाता है और वो वहां से चला जाता है। उसे जाते हुए देखकर रघुवेंद्र जी कहते हैं, बीबी को कुछ देना भी नहीं चाहता है और उसकी पसंद की साड़ी भी चुराता है। इतना कह वो भी मुस्कुराने लगते हैं। वैदिक उस साड़ी को लेके आकर उस क्लोजेट रूम में रखते हुए कहता है, एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब जान खुद तुम इसे पहनोगी और वो जल्दी ही आएगा। फ्लैशबैक एंड सिया कहती है, वैसे भी मुझे क्या करना है, चाहे जहां से यहां पर आई हूं। इतना कह वो फिर से एक बार उस रूम को देखकर कहती है, चलो कम से कम अब हम इस रूम में तो जा ही सकते हैं क्योंकि यहां से हमें पता है कैसे रूम में जाना है। खुद से कह वो चल देती है। वहीं हाल में
चित्रांग को सिया को जब हर जगह देख लेती है, उसे सिया कहीं भी नजर नहीं आती है, तो वो सुमन जी से कहता है कि सिया कहीं चली गई है और वो मेंशन में कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है, जिसे सुनकर सुमन जी भी सिया को खोजने में लग जाती है और उन्हें भी सिया कहीं नजर नहीं आती है और धीरे धीरे सभी लोग सिया को खोजने लगते हैं चित्रांग की गलतफहमी की वजह से। कुछ देर ऐसे ही बीत जाता है तो सार्थक भी वहां आ जाता है और सबको इस तरह से परेशान देखकर पूछता है, मॉम क्या हुआ आपको? उसकी बात खत्म होते ही सुमन जी अपने रूंधे गले से अपनी आंखों में नमी लिए कहती हैं, सार्थक सिया कहीं चली गई, हमें उनकी चिंता हो रही है, वो इस हालत में कहाँ गई होगी, कहीं उन्हें कुछ हो न जाए। कहते कहते उनके आंखों से आंसू उनके गालों पर गिरने लगते हैं। अपने मॉम की बात सुनकर सार्थक जल्दी से कहता है, आप लोगों ने वैदिक के रूम में देखा, क्या पता वो वही हो, वो वहां से कहा जा सकती है, पहले आप बताएं आपको किसने कहा था कि सिया चली गई है? सुमन जी कहती हैं, चित्रांग ने बताया, उसे सिया कहीं नहीं मिल रही है, वो उनके रूम से ही आ रहे हैं। उनकी बात सुनकर सार्थक चित्रांग को देखकर उससे कहता है कि वो पहले उससे पूरी बात बताए विस्तार से। चैप्टर 189 आवाज नहीं निकल रही है। सार्थक के कहने पर चित्रांग एक एक बात बताना शुरू करता है कि कैसे वो और वैदिक बहस कर रहे थे, तभी सिया ने कहा वो वहां से चली जाएगी। उसके बाद अचानक से वैदिक चला गया, फिर उसने बेड पर देखा तो उसे सिया नहीं दिखाई दी। उसे लगा सिया बाथरूम में होगी, जब बहुत देर हो गई तो वो बाहर नहीं, तो मुझे लगा जाके देखना चाहिए कहीं उन्हें कुछ हुआ तो नहीं, इसलिए मैं फिर वो ईशा के ओर जो सुमन जी के पीछे अपना सर झुकाए खड़ी थी, पहले उसे लगा था चित्रांग उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन जब सुमन जी उसके कमरे में उससे पूछने गई थी कि क्या उसने सिया को देखा है कहीं पर, वो उन्हें मिल नहीं रही है। उन्होंने लगभग सारा मेंशन देख लिया। उनकी बात सुनकर ईशा खुद से कहती है, इसका मतलब चित्र सच कह रहा था। फिर वो जल्दी से सुमन जी से कहती है, भी मैंने भी देखा। उसकी बात सुनकर सुमन जी कहती हैं, ठीक है बेटा, एक बार आप फिर से सेकंड फ्लोर पर सिया को देखिए, मैं जाके फर्स्ट फ्लोर पर देखती हूँ। और ऐसे ही बारी बारी सब सिया को खोजने में जुट जाते हैं। ईशा की ओर इशारा करते हुए कहता है, इन्हें लेके गया था, लेकिन जब इन्होंने चेक किया तो उन्हें सिस्टर वहां भी नहीं मिली। फिर उसके बाद में उन्हें खोजते हुए हर तरफ देखने लगा। फिर मुझे लगा क्या पता सिस्टर आंटी के पास आए हो, क्योंकि वो इस घर में सिर्फ उनसे ही बात करती है। यही सोच के मैं उनके पास गया तो मुझे इनके साथ सिस्टर नहीं बल्कि पार्थ की ओर इशारा करते हुए, जो किसी को बार बार कॉल करने की कोशिश कर रहा था, ये दिखाई दिए। उसके बाद मैंने आंटी से पूछा कि क्या उन्होंने सिस्टर को देखा है, वो उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। फिर उसके बाद से सभी लोग उन्हें खोज रहे हैं, लेकिन वो मेंशन में कहीं भी नहीं दिखाई दे रही थी। पार्थ जो वैदिक को कॉल कर रहा था ये बताने के लिए कि सिया नहीं मिल रही है, लेकिन उसका फोन ही ऑफ जा रहा था और वो इस बात का डर सता रहा था कि अगर सिया को कुछ हो गया तो वैदिक किसी को भी नहीं छोड़ेगा। सार्थक सारी बातें सुनकर कहता है, हम जहां तक सिया को जानते हैं वो कहीं भी नहीं जा सकती है। अगर उन्हें कभी एजेंट में भी जाना होता है तो वो मॉम से बिना पूछे या उन्हें बिना बताए कहीं भी नहीं जाती है, तो वो मेंशन में ही होंगी। फिर वो कुछ सोच कर कहता है, वैदिक के रूम में अच्छे से चेक किया था आप सब ने, अगर किया भी होगा तो कोई बात नहीं, सिया अगर कहीं गई भी होगी तो वो लौट के वैदिक के रूम में ही आएंगी, इसलिए आप लोग परेशान मत होइए। फिर वो सुमन जी की ओर देखकर, मॉम आप एक बार खुद जाके वैदिक के रूम में देखिए, इतना कह वो दिशा के पास जाके उसके हाथों को पकड़कर सख्त लहजे में कहता है, तुम्हें टेस्ट करने के लिए कहा गया था ना, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतना कह वो दिशा को अपने साथ लेके बढ़ जाता है और सभी को भी उनके रूम में जाने के लिए कहता है और सुमन जी को वैदिक के रूम में जाने का इशारा करता है। दिशा सार्थक के साथ जाते हुए उसे घूरते हुए गुस्से से एक सांस में बोलना शुरू करती है, यहाँ सिया नहीं मिल रही है और आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आपको इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आप भी वैदिक के ही जैसे हैं, आपको भी उससे मतलब नहीं है। लेकिन पहली बार जब मॉम ने मिलवाया था तो कितने अच्छे से कहा था कि सिया मैं तुम्हारा भाई हूँ। ऐसे होते हैं भाई जो बस कहते हैं, ये नहीं कि सिया गायब है उसे खोजने में सबकी मदद करे, उल्टा सब
को अपने अपने रूम में जाने के लिए बोलकर खुद भी जा रहे हैं। दिशा की बात सुनकर सार्थक कहता है सिया कहीं नहीं गई है, वो अपने रूम में ही होगी। और आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं? दिशा तुरंत कहती है। क्योंकि इतना कह सार्थक सोचने लगता है जब वो अपने रूम में से निकल वैदिक से बात करने के लिए उसके स्टडी रूम की ओर जा रहा था, तभी उसने वैदिक को सिया को अपनी गोद में उठाए हुए व्यास रूम के अंदर जाते हुए देखा था, जिसके बाद वो उसके पास न जाके मेंशन से बाहर चला जाता है। और जब आता है तो सबकी बातें सुनकर वो समझ जाता है कि मामला क्या है, लेकिन इसलिए वो बहुत ही शांति से सबको जवाब देता है। सार्थक अपनी सोच में ही था कि तभी दिशा की आवाज उसके कानों में पड़ती है, जो कह रही थी, क्या हुआ आपको? अब आपकी भी आवाज नहीं निकल रही है। इतना कह वो फिर से सार्थक को एक सांस में सुनाना शुरू करती है। सार्थक दिशा को ही देख रहा था, जो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और अब तक तो वो दोनों ही अपने रूम में आ गए थे, लेकिन दिशा अभी तक चुप नहीं हुई थी। वो सार्थक को लगातार बोले जा रही थी और उसका कंपेयर वैदिक से कर रही थी। जैसे वैदिक को सिया की फिक्र नहीं करता था, वैसे ही अब आपको भी सिया से फर्क नहीं पड़ता है। बेचारी सिया, उसने अभी इतना कहा ही था कि उसके आगे के शब्द उसके मुंह के ही रह जाते हैं और वो अपनी आंखें बड़ी करके सार्थक को देखती है, जो उसकी आंखों में देखते हुए उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में लेकर किस कर रहा था। सार्थक को जब लगता है दिशा अब चुप नहीं होगी तो उसे दिशा को चुप कराने का यही रास्ता मिलता है और वो जल्दी से आगे बढ़कर दिशा के होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करने लगता है। दिशा सार्थक के होठों के किस को महसूस कर सब कुछ भूल जाती है कि वो क्या कह रही थी, और वो अपनी आंखें बंद कर सार्थक के किस का रिस्पॉन्स देते हुए वो भी किस करने लगती हैं। और देखते ही देखते दोनों की किस एक फ्रेंच किसे में बदल जाती है और दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही पेशेंटली किस करने लगते हैं। दोनों के किस करने की आवाज उस रूम के सन्नाटे में गूंज रही थी, जो माहौल को और भी इंटेंस बना रही थी। चैप्टर 190 हमारा कोई खास रिश्ता नहीं है। सुमन जी वैदिक के रूम में जाती है और उनके पीछे ही चित्रांग भी चल देता है और जाने से पहले जॉनी और पीटर को इशारे से कुछ कहता है, जिसे देख वो दोनों भी अपना सर हाँ में हिलाकर वहां से चले जाते हैं। सुमन जी और चित्रांग जैसे ही वैदिक के रूम में पहुंचते हैं तो उन्हें सिया सोफे पर अपनी आंखें बंद किए हुए बैठी हुई नजर आती है। सिया को वहां देखकर चित्रांग मन में कहता है, सिस्टर यही थी तो उस वक्त मुझे क्यों नहीं दिखाई दी? कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्या? सुमन जी सिया के पास पहुंचकर उसके गालों को प्यार से छूते हुए पूछती है, सिया कहीं गई थी क्या बच्चा? सिया जो किसी सोच में गुम थी, वो अपने गालों पर जाने पहचाने स्पर्श को महसूस कर अपनी आंखें खोल देती है और सुमन जी को देखने लगती है। अगले ही पल उनके सवालों को सुन वो थोड़ी देर पहले क्या हुआ सोचकर उनसे झूठ बोलते हुए कहती है, नहीं तो माँ हम भला कहाँ जाएंगे, हम तो कब से यही रूम में ही है। क्यों, कुछ हुआ है क्या? आप परेशान लग रही है। सिया की बात सुनकर सुमन जी जो कुछ हुआ था वो सब बारी बारी से सिया को बता देती हैं। उनकी बात सुनकर सिया चित्रांग को देखकर अपने मन में कहती है, हमने तो सिर्फ आपका इलाज करने के लिए उस दिन हॉस्पिटल में झूठ कहा था कि आप मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन आपने तो उसे सच ही मान लिया और तब से आप हमें सच में अपनी बड़ी बहन मानते हैं और हमारी इतनी फिक्र करते हैं, जबकि सच ये है कि हमारा कोई खास रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी आप हमें कभी ये एहसास होने ही नहीं देते हैं कि आप मेरे अपने नहीं हैं। फिर चित्रांग को कुछ देर ध्यान से देखती है, फिर कहती है, और हम भी आपको सबसे प्रोटेक्ट करेंगे और आपको कुछ भी नहीं होने देंगे और हम हमेशा आपको अपने छोटे भाई की तरह ही रखेंगे और आपको भी कभी एहसास नहीं होने देंगे कि हम आपकी सगी बहन नहीं है, जैसे आप हमें नहीं होने देते हैं कि आप मेरे सगे भाई नहीं हैं। हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट लोगों में से एक आप भी है, जिसे हम कभी खोना नहीं चाहते हैं। एक माँ और दूसरे हमारे बच्चे, तीसरे आप, और आप तीनों के बाद हम किसी को आने भी नहीं देंगे और ना आप तीनों की जगह किसी को देंगे। सिया को खुद में खोया हुआ देखकर चित्रांग कहता है, सिस्टर आप झूठ कह रही है, आप कमरे में नहीं थी, मैंने पूरा कमरा ध्यान से देखा, आप कहीं भी नहीं दिखाई दी थी। उसके बाद मैंने आपको खोजना शुरू किया, फिर बाद में आप हमें यही मिली।
चित्रांग की बात सुनकर सिया हड़बड़ा जाती है लेकिन फिर बहुत ही आराम से कहती है, चित्रा हम भला कहाँ जाएंगे, हम यही थे रूम में ही। आप दोनों की बहस सुनकर हमारे सर में दर्द होने लगा था, इसलिए हम उठकर बालकनी में चले गए थे और वहीं पर हमारी आंख लग गई थी और हम सो गए और आपको गलतफहमी हो गई थी। और हमें यकीन है आपने बालकनी में नहीं देखा होगा, अगर वहां देखा होता तो आपको हमें खोजना ही नहीं पड़ता और ना ही आपको ये गलतफहमी होती कि हम गायब हैं। इतना कह वो मुस्कुरा देती हैं। सिया की बात सुनकर चित्रांग अपने मन में कहता है, मैं तो बालकनी में देखना तो भूल ही गया था। इतना कह वो भी जाके सिया के दूसरी ओर बैठ जाता है और उसके हाथ को पकड़कर खुद की घबराहट को शांत करने लगता है जो उसे कुछ देर पहले हो रही थी। सिया के न मिलने पर वो बता नहीं सकता था कि वो कितना डर गया था और उसके मन क्या क्या ख्याल आ चुके थे और कितना परेशान हो चुका था, लेकिन अब उसे सिया को देखकर तसल्ली हो गई थी कि वो ठीक है और उसे कुछ नहीं हुआ है और अब वो बता नहीं सकता था कि वो अंदर से कितना खुश है। सिया और चित्रांग को बैठे हुए देखकर सुमन जी मुस्कुरा देती है और कहती है, सिया बच्चा आप आराम कीजिए और हम आप दोनों के लिए कुछ खाने के लिए भेजते हैं, आपने बहुत देर से कुछ नहीं खाया है। उनकी बात सुनकर सिया कुछ भी नहीं कहती है और सुमन जी भी कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। सुमन जी के जाते ही चित्रांग कहता है, सिस्टर आप सच कह रही हैं ना कि आप बालकनी में ही थी। उसकी बात सुनकर सिया चित्रांग को देखते हुए अपने चेहरे पर गिल्ट लिए कहती है, हाँ हम सच कह रहे हैं, क्या आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं है? सिया की बात सुनकर चित्रांग अपना सर उठाकर सिया को देखते हुए कहता है, खुद से भी ज्यादा भरोसा है मुझे आप पे। इतना कह वो सिया को अपने सीने से लगा लेता है। उसकी बात सुनकर और उसके गले लगाने से सिया को भी बहुत अच्छा महसूस होता है और वो भी मुस्कुराते हुए उसके गले लगकर अपनी आंखें सुकून से बंद कर लेती है। दूसरी ओर वैदिक इस समय अपने प्राइवेट विला के बाहर खड़ा था और एक तक विला को जलते हुए देख रहा था और जिसका अश्क उसकी आंखों में भी नजर आ रहा था और ठीक उसके पीछे वीर और तेजस भी खड़े थे और वो भी विला को देख रहे थे। वैदिक के फेस एक्सप्रेशन को देखकर कुछ पता ही नहीं चल रहा था वो इस वक्त क्या महसूस कर रहा था। वैदिक जब तक यहाँ पहुंचा था तब तक विला आधा से ज्यादा जल गया था और जो बचा था उसके गार्ड्स उस आग को बुझाने में लगे थे, लेकिन वैदिक उन्हें ऐसा करने से रोक देता और वो सभी आके उसके सामने सर झुका के किसी मुजरिम की तरह खड़े हो जाते हैं। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।